बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो लेक्चर स्टार्ट लिया हुआ था 6 चैप्टर का, जिसमें हम बात कर रहे थे एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। तो उसमें मैंने बताया था कि एंजाइम की जो टर्म है वो सबसे पहले विनहिलन ने जो बयान की है ना, सबसे पहले जो टर्म थी एंजाइम की वो किसने बयान की है? विनहिलन ने चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बयान की गई है। तो पीछे काफी ज्यादा मैं चीजें इसमें बता चुका हूं, तकरीबन सारी इसी के अंदर आ जाएगी। तो ये भी मैं बता चुका हूं तुम लोगों को कि जो एंजाइम्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 डायमेंशनल 3D होता है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है? ग्लोबुलर प्रोटीन से। तो जो 3 ग्लोबुलर प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर फर्स्ट हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। तकरीबन ये पहले मैं बात बताया हूं कि तकरीबन जितने भी एंजाइम जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि जितने एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन्स हैं तकरीबन। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा था कि आरएनए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स अपने अंदर से निकालता है कि वो हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स नहीं होती, ठीक है ना। वो मतलब हार्मोन के मामले में आते हैं, एंजाइम्स के मामले में आते हैं, वो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन्स होती नहीं है। इस वजह से हम जो है वो इन एंजाइम्स को जो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल नहीं है उन्हें आप एंजाइम का नेम नहीं दे सकते, जस्ट उसे कैटेलिस्ट का नेम दे सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने बिठा दी। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर की हुई है तुम लोगों के साथ। सेकंड हमारे पास मोस्ट एंजाइम रिएक्शंस रेट are millions of times faster than that of the comparable uncatalyzed reactions। अब मैंने तुम्हें पहले बात ये बताई थी बात कि जो एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन क्या है कि वो आप लोगों की रिएक्शन के रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे यही बात की जा रही है कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है उसको लाखों गुना तेज कर देते हैं बनिस्बत उन रिएक्शंस के जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। As in all catalysts, enzymes are not consumed by reactions they catalyze। कह रहे कि जिस तरह कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं और वो सिर्फ रिएक्शन को तेज करते हैं, यूटिलाइज नहीं। इस तरह एंजाइम जो बायोकैटलिस्ट होते हैं ये भी रिएक्शन के अंदर सिर्फ रिएक्शन को तेज करते हैं लेकिन रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होते, ठीक है। Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substance। एंजाइम जो है वो आमतौर पर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है और इनके लिए सबस्ट्रेट भी क्या है? स्पेसिफिक है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी की थी कि हर रिएक्शन का अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम है, ठीक है। हर रिएक्शन का अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम है और हर एंजाइम की सबस्ट्रेट भी क्या है? स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास इमाइलेज एंजाइम है और एक मेरे पास पेप्सिड एंजाइम है। ये दो एंजाइम है। जैसे यहां पर बात क्या की है कि हर जो रिएक्शन है उसके लिए एंजाइम भी स्पेसिफिक है और हर एंजाइम की जो सबस्ट्रेट है वो भी क्या है? स्पेसिफिक है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास दो एंजाइम है। अब इमाइलेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करता है हमारे प्रोटीन्स को, ठीक है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है डाइजेशन का प्रोसेस
एंजाइम यूज होते हैं। क्योंकि मैंने दो बातें ध्यान दी है ना कि हर रिएक्शन के लिए एंजाइम भी क्या है, स्पेसिफिक है, और हर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट भी क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, ये दो बातें मैंने की हैं। अब ये एक प्रोसेस डाइजेशन का, दूसरी तरफ मैं लेता हूं तुम्हारा थायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड ग्लैंड है इसका काम बहुत सारे हैं, ठीक है, और इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। अब देखो कि ये इसका यहाँ पर एक अलग रिएक्शन है कि आपके थायराइड ग्लैंड पर ये क्या असर करते हैं, क्या नहीं करते, इनका अलग रिएक्शन है। ये डाइजेशन प्रोसेस में यहाँ पर इनका अलग रिएक्शन है। अब यहाँ के एंजाइम कभी भी थायराइड ग्लैंड के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, और जो इसके एंजाइम है वो डाइजेशन प्रोसेस के अंदर वर्क नहीं करेंगे। साबित हो गया कि बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं यहाँ पर कि हर जो रिएक्शन है, हर जो मामला तुम्हारी बॉडी के अंदर चल रहा है उसके लिए अलग, अब तुम पुबर्टी को पहुंचते हो, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर सेक्स प्रोसेस शुरू होता है, तो वहां के एंजाइम्स क्या है और तरह के हैं, वहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए एंजाइम को देते हैं अलग बनाए गए, तो हर रिएक्शन के लिए एंजाइम भी डिफरेंट है। अब देखो कि इस एंजाइम की सबस्ट्रेट ये वाली है और इस एंजाइम की सबस्ट्रेट कौन सी है, ये वाली है। अब ये हमारे एंजाइम कभी भी प्रोटीन पर काम नहीं करेगा और कभी पेप्सिन जो है वो स्टार्च के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो साबित हुआ हमारे पास कि हर रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है वो भी स्पेसिफिक है और हर एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट भी क्या है, स्पेसिफिक है। Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substance. Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. ये मैंने बताया उस पोर्शन को हम active site बोलते हैं. This catalytic region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out reaction. ये वाली जो active site होती है substrate को पहचानती है और फिर उसको जो है वो enzyme molecule के साथ जोड़ देती है जिसकी वजह से reaction जारी और सारी हो जाता है. Enzyme production can be enhanced and diminished by the cell according to need. जो सेल है वो एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। डिमिनिश का मतलब होता है खत्म कर देना या बहुत कम कर देना, लेकिन इसके शर्त क्या है कि वो सेल की जरूरत पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जैसे आप डाइजेशन प्रोसेस कर रहे हो तो वहां पर ज़ाहिर बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर एंजाइम्स निकलेंगे तो तुम्हारी डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी जितनी ज्यादा खुराक उतनी ज्यादा एंजाइम की मिकदार, जितनी आप खुराक कम ले रहे हो एंजाइम उतने ही कम रिलीज होंगे। तो सेल अपने अंदर से जो एंजाइम्स निकालता है, जो हार्मोन्स पैदा करता है, तो वो उसकी मिकदार जो है सेल अपनी जरूरत के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकता है। एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। एंजाइम का जो फंक्शन है इसको दो तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ध्यान से समझाइए, और वो दो तरह के फैक्टर्स कौन से हैं, एक तुम्हारा है एक्टिवेटर एंड सेकेंड है इनहिबिटर्स, ठीक है। एक कौन सा है, एंजाइम जो है उसके वर्क को कम या ज्यादा ये दोनों तरह के फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइम के काम को ये दोनों तरह के फैक्टर जो है वो ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब जैसे और हमने ये बात की है कि एंजाइम का काम है तुम्हारे फंक्शन को कैटलाइज करना, रिएक्शन को तेज करना। अब मैंने यहां पर तुम लोगों को जब सेपरेटर सिखाया था तो मैंने तीन चीजें बताई थी। एक मैंने पोर्शन बताया था वो फैक्टर, एक मैंने बताया थी एक्टिव साइट, और एक मैंने बोला था एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक्टिव साइट के अंदर आकर होती है सबस्ट्रेट और एंजाइम मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर वर्क करता है, और कोर फैक्टर जो है वो एंजाइम मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट के साथ जोड़ने में, उसकी बाइंडिंग फोर्स, उसके इंटरैक्टिव फोर्स कायम करने में हेल्प करता है, ठीक है। यही कोर फैक्टर
कोफैक्टर है, अगर ये मौजूद ना हो तो एंजाइम मॉलिक्यूल कभी भी एक्टिव साइट के ऊपर अपना सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब बाइंडिंग फोर्स यहाँ पर ज्यादा टाइट नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो कभी भी तुम्हारा एक्टिव साइट के ऊपर जो सबस्ट्रेट आई है वो सही तरीके से डाइजेस्ट या उसको जो है वो प्रोसेस नहीं किया जाएगा। वो हमारे पास एंजाइम के अंदर कोफैक्टर ही है। और जब कोफैक्टर एक्टिवेट होता है एंजाइम को एक्टिव साइट के साथ जोड़ने में, तो यही कोफैक्टर हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटर कहलाते हैं। ठीक है, जब कोफैक्टर कोफैक्टर जो है स्टिमुलेट होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट के साथ जोड़ने के लिए, एक कांसेप्ट है। अभी मैं बता देता हूं कि कोफैक्टर जब एंजाइम मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट के साथ जोड़ते हैं तो वही कोफैक्टर क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटर। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपका एंजाइम सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, आप कहते हैं मेरा पेट खराब है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर जो खुराक जा रही है सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही, इट मींस कि वहां की जो एंजाइम है वो अपना सही वर्क नहीं कर पा रहे। तो सही वर्क का काम को बेहतर बनाने के लिए हम बाहर से क्या लेते हैं, मेडिसिन देते हैं। क्या लेते हैं, मेडिसिन। ये मेडिसिन क्या करती है, जैसे ही आपके अंदर जाती है तो वहां पर जो आपके एग्जांपल देंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंजाइम सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे होते, इसका मतलब ये होता है कि उनका कोफैक्टर जो है वो सही तरीके से एक्टिवेट नहीं है, उसको कोई ना कोई मसला हो गया है, ठीक है ना, जिस वजह से वो एंजाइम को एक्टिव साइट के साथ जोड़ नहीं रहा। तो बाहर से जब हम जो मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन भी हमारे पास क्या कहलाती है, एक्टिवेटर्स कहलाती है। क्यों एक्टिवेटर्स कहलाती है, कि ये जाके काम किस पर करती है, कोफैक्टर के ऊपर करती है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि कोफैक्टर जब स्टिमुलेट हो जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो बाहर से जब हम मेडिसिन ले लेते हैं इस तरह के कोफैक्टर्स ही होते हैं। सही है, बायोलॉजिकल वर्ड में अगर तुम आओगे एंजाइम की बेस पर जब बात करोगे तो ये सारे कोफैक्टर्स ही हैं, लेकिन ये कोफैक्टर इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि इनमें काम करने की एबिलिटी मेडिसिन के अंदर होती है। इस वजह से मैंने बताया जब कोफैक्टर काम करने लग जाए वो एक्टिवेटेड है, बाहर से जो मेडिसिन तुम ले रहे हो इतनी ज्यादा एक्टिवेट होती है, इतनी ज्यादा फॉर जैसे आपके जिस्म जाती है तो तुम्हारा जो नेचुरल कोफैक्टर होता है उसको वो एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से दोबारा से एंजाइम मॉलिक्यूल आपकी आने वाली सबस्ट्रेट के ऊपर आसानी से काम करने लग जाता है और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। लेकिन बात समझ, तो अब समटाइम ऐसे है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं कि उनका कोफैक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी एंजाइम मॉलिक्यूल और एक्टिव साइट में पहले से इतनी ज्यादा बाइंडिंग फोर्स मौजूद होती है तो उन एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत होती नहीं। लेकिन अक्सर हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम्स पैदा होते हैं, हार्मोन्स पैदा होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ क्या लगा होता है, कोफैक्टर लगा होता है। लिहाजा एक्टिवेटर जो है ये भी एंजाइम के वर्क को रेगुलेट कर सकता है, मीन एंजाइम मॉलिक्यूल के फंक्शन को ये तेज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सेम लाइक इनहिबिटर यही काम करते हैं। बड़ा सबको समझ आ गई बात को, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो जो मैं बातें करता जा रहा हूं। इनहिबिटर, एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है ना। दोनों एंजाइम के काम को क्या करते हैं, या तो एंजाइम के काम को रेगुलेट करते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का अंदाज डिफरेंट है। ये एक्टिवेटर का अंदाज क्या है कि वो अंदर जो नेचुरल कोफैक्टर्स होते हैं उनको जस्ट जाके वो सही तरीके से बाइंड नहीं कर रहे, उनको एक्टिवेट कर देते, जिसकी वजह से वो एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, जो मेडिसिन की सूरत में या इंजेक्शन की सूरत में ले लेते हो। अब जो इनहिबिटर्स होते हैं ये वाला क्या करते हैं कि अगर तुम इनको लेते हो तो ये जाके एंजाइम के किसी भी हिस्से को जाके जुड़ जाते हैं, एंजाइम के नीचे जुड़ सकते हैं, दाएं बाएं कहीं मर गए, लेकिन उन एंजाइम में कोफैक्टर्स तो होते हैं, ठीक है ना, कोफैक्टर्स तो होते हैं। लेकिन जब आप इनहिबिटर्स लेते हो, कोई ऐसी चीज लेते हो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तो यहां पर जब इनहिबिटर में बता दें, इनहिबिटर हमारे पास ये बोले कंपाउंड्स होते हैं जो जिस्म के अंदर जाए तो एंजाइम के फंक्शन को रोक देते हैं और खुद एंजाइम की जगह जो है वो एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट के ऊपर ही वर्क करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, समझ आ रही है? हमने बात की कि इनहिबिटर्स क्या है कि जब ये तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब ये जाते हैं तो वहां पर ये जब जाते हैं तो जाके एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं, किसी भी जगह पे जाके के बाइंड हो जाते हैं। जैसे ये बाइंड होंगे तो एंजाइम मॉलिक्यूल के फंक्शन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। जब ये रोक देंगे तो खुद एक्टिव साइट के सबस्ट्रेट पर ये काम करना शुरू कर देंगे। तो वो कंपाउंड जो कि वो मॉलिक्यूल, वो एजेंट, वो आयन, वो हमारे पास कंपाउंड सब्सटेंस जो कि एंजाइम मॉलिक्यूल के वर्क को रोक देती है और खुद जाके एंजाइम के तौर पर एक्टिव साइट के साथ जुड़कर सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एंजाइम के फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है ना, ये नहीं खुद जाके एंजाइम के साथ खुद काम करने पड़ते, ऐसा नहीं है। वो एंजाइम के काम को बेहतर बनाते हैं कोफैक्टर को एक्टिवेट करके। अगर कोफैक्टर से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन जो इनहिबिटर्स होते हैं बेशक कोफैक्टर से काम कर नहीं रहा है, उससे सही तरीके से एंजाइम मॉलिक्यूल का एक्टिव साइट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो हर एंजाइम के काम को रोक देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो बाइंडिंग फोर्स इसके साथ दे रहा है तो एंजाइम की बाइंडिंग फोर्स को खत्म कर देते हैं और खुद एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर लग के एक्टिव साइट के ऊपर जो सबस्ट्रेट होती है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन अंदाज दोनों का काम करने का क्या है, डिफरेंट है। तो सो हमारे पास इनहिबिटर क्या है, हमारे पास टाइप्स भी हैं कि कौन-कौन से टाइप है, कौन-कौन से टाइप नहीं है। Some enzymes do not need any additional component to work। वो additional component हमारे पास कोफैक्टर, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे हमारे पास एंजाइम के उनको जो है वो काम करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत नहीं होती। However, other required non-protein molecules are ISR cofactors। ठीक है, मैंने शुरू में भी ये बात बताई थी कि कोफैक्टर आप लोगों का ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन एंजाइम मॉलिक्यूल कभी भी इनऑर्गेनिक नहीं होगा। Some enzymes do not need any additional component to work, however, other require non-protein molecule are ion guard cofactor। Cofactor can be either inorganic, मेटानाइन हो सकते हैं, inorganic जैसे फ्लेवन है और हीम है, ये दोनों हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ये पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक है, if organic cofactors are tightly bonded to the enzyme, they are called cross-hatted group। अगर तुम्हारे cofactor बड़ी मजबूती के साथ, यहाँ पे इसकी मजबूती हमें कैसे समझ आएगी, कोफैक्टर मजबूत है। कोफैक्टर मजबूत उस वक्त होता है जब एंजाइम मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट के साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से करवाता है, तो उस रूप में कोफैक्टर हमारे पास स्ट्रांग कहलाता है। जब तुम्हारा कोफैक्टर मजबूती के साथ एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको क्रॉस-हैटेड ग्रुप बोलते हैं। इफ ऑर्गेनिक फैक्टर आर लूजली अटैच्ड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। और अगर तुम्हारा कोफैक्टर सही तरीके से एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ ना जुड़ा हुआ हो तो वही हमारे पास कोफैक्टर क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है। लगी समझ कि अगर कोफैक्टर मजबूती के साथ एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है तो क्रॉस-हैटेड ग्रुप कहलाएगा या क्रॉस-हैटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। अगर वो आप लोगों का कोफैक्टर ज्यादा मजबूती के साथ एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोएंजाइम कहलाएगा। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। जो कोएंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ भेजते हैं। क्या मतलब इसका, समटाइम ऐसा होता है कि एक एंजाइम, आप देखो ना कि स्टार्च इस पर कौन सा एंजाइम काम करता है, इमाइलेज। और मैंने बताया था कि यहाँ पे किसी होती है सैनिटाइजेशन, ये कंप्लीट डाइजेशन इसकी कर नहीं सकता, लेकिन वहां से स्टार्च जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहां इसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। अब बात को समझना, अब स्टार्च जब हमने मुंह में डाली, ओरल कैविटी में डाली, इमाइलेज एंजाइम जो थ्रू में मौजूद फॉरेस्ट का काम करना शुरू करेगा। अब इसको मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जब सबस्ट्रेट हमारे ओरल कैविटी के अंदर इमाइलेज एंजाइम के साथ मिली तो यही स्टार्च हमारे पास किस तौर पे काम करेगी, सबस्ट्रेट, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। तो लिहाजा जैसे स्टमक में ये एंजाइम के अंदर स्टार्च आएगी तो वहां पर ये स्टार्च है वो इसमें से बाहर निकल आएगी, तो उस सूरत में ये स्टार्च हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाएगी। अब बेटा समझ आ रही है बात की कि इमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च के साथ डाइजेशन करता है। तो शुरू के अंदर स्टार्च इमाइलेज के लिए क्या सबस्ट्रेट है, लेकिन जैसे स्टमक में पहुंचेगी तो वहां पर ये इमाइलेज से निकल जाएगी तो ये प्रोडक्ट कहलाएगी। और वहां पर
हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकलती हैं, जो इस प्रोडक्ट को आगे सबस्ट्रेट के तौर पर लेते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या मतलब कि एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट है अगले एंजाइम के किस तौर पर काम करती है, सबस्ट्रेट के तौर पर काम करती है। तो यही बात यहाँ पर बयान की गई है कि कोई एंजाइम क्या करता है कि केमिकल ग्रुप को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ कन्वर्ट कर देता है, भेज देता है। सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स राइबोफ्लाविन, थायमिन एंड फॉलिक एसिड, ये सब के सब कोएंजाइम है। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कुछ बहुत सारे एंजाइम जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, जैसे आपके डाइजेशन के एंजाइम्स, ठीक है ना, तो मुंह से इसके एंजाइम का आगाज हो जाता है और तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से तक ये काम चलता है। तो इसमें जितने भी एंजाइम आ रहे हैं, अगर जो वो अलग अलग प्रॉपर्टी के हामिल है, लेकिन उनका काम क्या होता है, एक ही होता है, डाइजेशन। तो इसलिए एक फंक्शन को चलाने के लिए बहुत सारे एंजाइम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, जिस यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे जो डाइजेशन के प्रोसेस को जो है वो लिया गया है। इन मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक द प्रोडक्ट ऑफ अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट, जैसे मैंने भी बताया कि एक एंजाइम की जो प्रोडक्ट है अगला एंजाइम सबस्ट्रेट के तौर पर ले लेता है। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास टू द नेक्स्ट एंजाइम, और जब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाती है तो अगले एंजाइम को जो है ये रेफर कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बातें थी। तो इंशाल्लाह एंजाइम जो मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बयान करूँगा।